जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार के बारे में। कानून ने उनको क्या अधिकार दिया है। कानून की बात में लगातार हम आपके साथ जुड़ते रहें और उसमें हमारी कोशिश यह होती है कि कानून के तहत जो भी आपको हक मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हक मांगेंगे नहीं, और हक मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। दूसरे कि जहां आपको लगता है कि अब यहाँ हमारे बस का नहीं है, हम जुडिशरी से न्याय नहीं पा सकते हैं, वहाँ का भी रास्ता हम आपको दिखाते हैं कि आपको बहुत सारी सुविधाएं, जिसमें कि फ्री लीगल एड से लेकर के आपके कोर्ट खर्च तक की व्यवस्था है कुछ खास क्लास के लिए। उसकी सुविधा उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए और जा कर के अपने हक के लिए लड़िए और न्याय के लिए कोशिश करिए, न्याय मिलेगा। आज हमारे साथ हैं दर्शना पोद्दार मिश्रा, एडिशनल एडवोकेट जनरल झारखंड। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। एक तो मैं आपसे सबसे पहले ये महिलाओं के बारे में जो आमतौर पर है कि माना यह जाता है, समझदारी एक बनी हुई है कि सबसे कमज़ोर क्लास कोई है वो महिला है, इसलिए कि वो अपने हक को उठा नहीं पाती हैं तमाम कानूनी सुविधाओं के बावजूद। तो सबसे कमज़ोर यह माना जाता है। तो उसको मजबूत करने की सरकारी कोशिश पिछले 70 सालों में बहुत सारी हुई। इसी की वजह से बहुत सारी महिलाएं IPS बन सकी। इसी की वजह से बहुत सारी महिलाएं सेना में, फ़ौज में लड़ने गई और वहाँ बराबरी कर रही हैं। बराबरी का ज़माना है। आप एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, कल एडवोकेट जनरल होइएगा। तो वैसे में महिलाओं के बारे में आप यह बताइए कैसे वो अपना हक समझें और अपने हक और अधिकार की लड़ सके। फिर कानून की बात हम करेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं उनको अवेयरनेस नहीं है। कुछ ग्रास रूट लेवल पर जो महिलाएं हैं उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि उनके पास ये अधिकार है जी। कुछ सहम जाती हैं, कुछ समाज के दबाव में आ जाती हैं, कुछ सोचती हैं यही शायद मेरा फेट है, यही मेरी डेस्टिनी है, तो उस तरह वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन अगर हम लोग ये अवेयरनेस दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, बाकी जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से अगर सबको बताया जाए, तो अगर उनको नॉलेज होगा, उनको ज्ञान होगा कि उनके पास ये अधिकार है, तो वो आगे बढ़ेंगी। और कुछ हम लोगों को माता पिता होते हुए अपने लड़कियों को सशक्त बनाना होगा ताकि वो अपने अधिकार को जान सके और आगे उसको यूज़ कर सके। दो चीज़ें हम देखें। बराबरी के दर्जे में भारत का संविधान यह कहता है कि जितने मेल के वोट का मूल्य है उतना ही मूल्य महिला के वोट का भी है। बिल्कुल। उसको भी एक ही वोट का अधिकार मिला हुआ है, इसको भी एक ही वोट का अधिकार मिला है। अपराध के मामले में दोनों की सजाएं लगभग बराबर है। बिल्कुल। और स्कूली शिक्षा से लेकर नौकरी पाने तक के हक में, पढ़ाई से लेकर सब जगह बराबरी का हक है। लेकिन इस बराबरी के हक के लिए जिसका हक है उसको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जी जी, जी ये पहली जरूरियात है। तो हम सबसे नीचे शामिल करें, नीचे से शुरुआत करें, और वो है जिसको कि हाशिए पर कहा जाता है महिलाएं। हाशिए पर महिलाएं हैं जो बहुत गरीब श्रेणी में हैं, अंत्योदय में हैं, वैसी हैं, SC हैं, ST हैं या BPL में हैं। इस तरह की महिलाओं के लिए कौन सारी कानूनी सुविधा है ताकि वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए अगर ब्लॉक में DC के यहाँ, SDO के यहाँ नहीं मिल पाता है, मुखिया जी नहीं दे पाते हैं, तो कहाँ किसका दरवाज़ा खटखटाएं ताकि उनको वो अधिकार मिल जाए। यहाँ से शुरू करते हैं ताकि लोगों को जानने समझने में आसानी हो। कुछ तो ये स्कीम्स वगैरह का वही जैसे मैंने बताया आपको कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होगा तो वो लोग अपने हक के लिए आगे बढ़ेंगी। कुछ हैं जैसे हमारे यहाँ जो मजदूर क्लास की लेडीज़ हैं, जो लोग महिलाएं हैं, और अपने यहाँ जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ट्रैफिकिंग की। लोगों को जानकारी नहीं है ट्रैफिकिंग का कि हमको रजिस्ट्रेशन करा के जाना चाहिए, तो कराने से क्या फ़ायदा होगा ये हमको नहीं मालूम। ये एक सबसे बड़ी बात है। जैसे कि ये मान लिया जाए RTE में उनको 25% आरक्षण है। इस तरह के गरीब परिवार के जो लोग हैं वो लोग जाकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बराबरी का अधिकार। अपने यहाँ जो एक बड़ी समस्या है, वो समस्या झारखंड के संदर्भ में अगर देखें, वो डाइन की जी। तो डाइन के बारे में अगर बात करें, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं डाइन के मामले में। तो अगर कोई
संदेह करता है कि हमको डाइन कहा जा रहा है या उस नज़रिए से देखा जा रहा है, तो उसको पहले क्या करना चाहिए और कानूनी राइट क्या है, कैसे वो अपना बचाव कर सकती है, कैसे ये कर सकती है? डायन प्रथा तो देखिए ये कुरीति चली रही है बहुत सालों से यहाँ झारखंड के में, और इसके लिए जो विक्टिम होती है उनको हमारे झालसा की तरफ से कुछ आर्थिक भी हम लोग कुछ उसको प्रोवाइड करते हैं। और वही जैसे मैंने कहा, कुछ नाटक वगैरह किया जाए, कुछ अवेयरनेस किया जाए कि ये है कि जैसे उनको संदेह होता है कि उनको डायन कहा जा रहा है, तो वो आपके पैरालीगल वॉलंटियर को बता सकती हैं। जी बिल्कुल बता सकती हैं, डीएलएसए में जिला डीएलएसए में आ सकती हैं, थाना में जा सकती हैं। वो तो बिल्कुल जा ही सकती हैं। उसके अलावा भी जैसे उनके संग अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी है, और बाकी वो उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, और जो दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। जैसे कि महिलाओं का एक चीज़ है ना कि महिलाओं के मामले में जैसे ही रिपोर्टेड होती है घटना, डीएलएसए या झालसा खुद पहल करती है और पहल करके उनको न्याय दिलाने की कोशिश बिल्कुल करती है। बिल्कुल। लेकिन उनको अगर लगता है ऐसा, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर सबसे आसान तरीका बताएं जिससे कि वो आसानी से उस तरह के लोगों को चेक करके बता दें और उनको प्रिवेंट करने के लिए कार्रवाई हो। वो थाना में जाकर सनाद कर सकती हैं, और अपने लेवल पर जो पंचायत है या बीडीओ वगैरह हैं उनसे भी बात कर सकती हैं कि इस तरह का मेरे को एहसास हो रहा है कि मेरे संग इस तरह का व्यवहार हो रहा है, या मेरे को ऐसा संदेह है कि कुछ लोग मेरे अगेंस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं, ताकि हम लोग वो प्रिवेंट कर सकें। कुछ बड़ी घटना होने से हम लोग उसके पहले ही उस चीज़ को हम लोग। अब घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ी बात करें। घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है? घरेलू हिंसा का कानून क्या कहता है? उसके क्या पहलू हैं? घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा देखिए, एक अधिनियम भी आया है 2005 में। घरेलू हिंसा किसी भी तरह का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना अगर किसी महिला के संग होता है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस वर्ग से हो, किस जाति से हो, वो सब हमारे संविधान में या कानून में उसमें कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई भी वर्ग की वो महिला हो, उसके संग अगर उसके पति के घर पे अगर वो शादीशुदा है, अगर वो रहती है, और वहाँ पर अगर उसके ससुराल वाले या पति उसके ऊपर किसी भी तरह की प्रताड़ना करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, तो वो हमारे कानून में उसके लिए प्रावधान है कि वो उसके अगेंस्ट का उस महिला के लिए जरूरी है क्या कि वो सिर्फ बहू ही हो? बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, सास भी हो सकती है। सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, महिला होनी चाहिए बस। और वो अपने चाहे पिता के घर पे हो, चाहे वो पति के घर पे हो, वो कोई भी तरह के अगर हिंसा उसके संग हो रही है, घरेलू हिंसा, तो वो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकती है, और हमारे यहाँ प्रावधान है उसमें वो इमीडिएट उसको किसके पास जाना है सूचना देने के लिए? पुलिस थाना के अलावा भी कोई जगह है क्या? इसमें एक इसी एक्ट जो अधिनियम है उसमें एक संरक्षण पदाधिकारी होते हैं जो कि हर जिला में नियुक्त किए जाते हैं। वो हेल्प करते हैं मैजिस्ट्रेट के पास जाकर उस लेडी के इस एप्लीकेशन को बढ़ाने के लिए। और ये महिला जो है ये जहाँ पर रहती हैं या व्यवसाय करती हैं, चाहे वो स्थायी रूप से वहाँ हो चाहे अस्थायी रूप से वहाँ हो, वो वहाँ कर सकती हैं उस जगह पे, या जो प्रतिवादी हैं जिनके अगेंस्ट हो रहा है वो वहाँ जहाँ रहते हैं या व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं वहाँ वो इसका शिकायत दायर कर सकती है। या फिर वो जहाँ घटना घटी हो, कई बार होता है कि भाई कोई और ही जगह पे घटना घटी हो, तो उस जगह पेपर पे वो जाकर अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। दो तरह के मामले देखें। एक तो है कि शादी होने के बाद और शादी होने के पहले। शादी होने के पहले जब तक वो बेटी है तब तक अर्ली एज में शादी कर देने की बात, कि अर्ली एज में शादी कर दें क्योंकि इस उम्र के बाद लड़का नहीं मिलेगा। एक तो ये मामला है जिसके लिए प्रताड़ना होती है मैके में। दूसरी प्रताड़ना यह होती है कि वो क्या नाम है, बेटा फर्स्ट बेटी सेकंड या लास्ट, ये प्रताड़ना होती है। तीसरी प्रताड़ना ये होती है कि पढ़ाई तुमको नहीं कराएंगे, वो पढ़ना चाहती है। इस तरह के मामलों में कहाँ कैसे किसको संपर्क करें, ये बेटी वाले पक्ष में। तब फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या नाम है, बहू वाले पक्ष में। देखिए बेटी वाले पक्ष में तो वो बहुत कमी, घरेलू हिंसा उसका भी है। घरेलू हिंसा के
संदर्भ में वो बेटी भी आती है। और अगर कोई सदस्य घर का उसको बहुत मानसिक प्रताड़ना कर रहा है तो वो कंप्लेन कर सकती है, वो एक एप्लीकेशन दायर कर सकती है और अपने ज़िले के जो संरक्षण पदाधिकारी हैं, जो प्रिवेंशन ऑफिसर उनको बोलते हैं, उनके पास जा सकती है और अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। फिर वो मैजिस्ट्रेट से मिल के एक तारीख देते हैं मैजिस्ट्रेट, उसमें दोनों लोग को बुलाया जाता है। कई बार मीडिएशन से सोल्यूशन निकल जाता है, कई बार आगे भी बढ़ना पड़ता है। उसमें बहुत तरीके से उनको आर्थिक सोल्यूशन निकलता है उसका। अगर कोई रिलेटेड टू मनी होता है या पिता की संपत्ति के ऊपर कोई बात आती है, उस तरह के भी प्रताड़ना अगर उसको झेलना पड़ता है। या फिर वो अगर उस घर में उसको लगता है कि कोई उसको जान का खतरा हो या उसके संग हिंसा हो रहा हो, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसको कहीं एक अस्थायी रूप से उसको रहने की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं ताकि वो वहाँ रह सके, सुरक्षित रह सके। ये सब भी है। एक तो ये है कि आमतौर पर झारखंड में कुछ मामलों में ये भिन्न है। आदिवासी महिलाओं में दहेज की प्रथा नहीं है, बल्कि लड़का ही दहेज की बात करता है, ये इतने में हम ले जाएंगे। लेकिन गैर आदिवासी में ये मामला धीरे धीरे अब आदिवासियों में भी धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रहा है। तो दूसरा मामला ये है आदिवासी महिलाओं में कि संपत्ति पर अधिकार उनको नहीं है जी। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, संथालपना टेनेंसी एक्ट है। संपत्ति पर अधिकार नहीं होने के कारण अगर पति नहीं रहा, बेटा नहीं रहा, सिर्फ बेटी हुई, उस समय डायन वाले भी मामला आ जाता है। उस समय उसको घर से बाहर करने, उसको प्रताड़ित करके गांव से बाहर करने ताकि संपत्ति पर वो हक हो जाए। तो वैसी परिस्थिति में पुलिस थाना के अलावा भी कोई मदद और कोई शेल्टर की व्यवस्था है क्या, जहाँ की वो जा करके अपना शेल्टर पा सके। दूसरे की इसी से जुड़ा हुआ है, जो लोग दहेज के मामले में कि इतना दहेज दोगे तभी शादी करेंगे, नहीं दहेज मिलेगा तो नहीं शादी करेंगे, तो इन दोनों मामलों में महिला अगर प्रताड़ित महसूस करती है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए? कुछ तो देखिए, एक राज्य महिला आयोग वगैरह भी होता है, वहाँ पर वो जा सकती है। कुछ विमेन प्रोटेक्शन सेल होता है, वहाँ जा सकती है। और दहेज के लिए शादी होने से पहले भी अगर कुछ ऐसा कुछ नेगोशिएशन हो रहा हो जिसमें दहेज मांगने की बात की जा सकती हो, किया जा रहा हो, तो उसमें भी वो जाके उसका भी शिकायत दर्ज करा सकती है। और उसके अगेंस्ट भी हमारे यहाँ कानून है जो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जो लोग शादी नहीं हुई है लेकिन दहेज मांग रहे हैं, और उस मतलब प्रिवेंट करने के लिए कि दहेज मांगे और फिर दहेज ना देने की स्थिति में उसके संग कुछ गलत घटना न हो जाए, तो उसके पहले भी हमारे यहाँ कानून है कि वो शिकायत दर्ज कर सकती है कि फलना लड़के का परिवार आया था और दहेज मांग रहा था। इसमें जो डीएलएस है, डीएलएस के अधीन जो पीएलवीज हैं, पीएलवीज की भूमिका क्या होती है और पीएलवी से कहाँ कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है ताकि पीएलवी उनको सपोर्ट कर सकें? पढ़ी लिखी महिलाओं के अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं, कम जानती हैं, तो पीएलवी खुद नोटिस में ले और नोटिस में लेकर के वो आगे बढ़े और वो ऐसा करें, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, डीएलएसए का तो है, सब जिला में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। उनके अंदर ही सब आते हैं, पैरालीगल स्टाफ भी होते हैं, वो लोग वॉलंटियर्स होते हैं, उनको भी पूरे कानून का ज्ञान होता है। उस जगह से संबंधित जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको उस चीज़ का ज्ञान होता है, तो वो गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप इस दिशा में ऐसा कीजिए, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार जो महिलाएं होती हैं वो अपने मतलब मानसिक प्रताड़ना ज़्यादा महसूस करती हैं, तो उनको राइट डायरेक्शन में गाइड किया जा सकता है। तो मानसिक प्रताड़ना कैसे समझे कि मानसिक प्रताड़ना हो रही है? एक तो ये है कि आकर के डांटना, आकर के खाना नहीं देना, उसका खाना बंद कर देना, उसको कहना कि ठीक है तुम्हारा घर नहीं है, तुम घर से बाहर चली जाओ। तो मानसिक प्रताड़ना में कैसे इन सब चीज़ों को लेंगे? और तुरंत हेल्प चाहिए, इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो सबसे निचले स्तर पर क्या व्यवस्था है? कुछ हेल्पलाइंस भी हैं इसमें, अभी नंबर तो अभी नहीं, नंबर तो वो कर लेंगे। हाँ, हेल्पलाइंस हैं, उसमें वो कॉल कर सकती हैं इमीडिएटली। थाना में तो खैर जा ही सकती है। महिला थाने की भी तो व्यवस्था बहुत महिला थाने का भी एक महिला थाना हर डिस्ट्रिक्ट में है। कई डिस्ट्रिक्ट में विमेन प्रोटेक्शन सेल करके भी है। और जैसा हमने कहा कि राज्य महिला आयोग है, राष्ट्रीय तो खैर है ही है, तो वहाँ भी वो अपना जाके अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती है, बता सकती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा श्रमिक महिलाएं हैं कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स के, सबसे ज़्यादा श्रम करने वाली महिलाएं हैं।
दूसरे की श्रम करने में सिर्फ मजदूरी नहीं है, बहुत तरह के मामले हैं, बहुत तरह के काम हैं। तो उन कामकाजी महिलाओं के अधिकार क्या हैं? देखिए, कामकाजी महिलाओं का दो तरह का हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई भी काम होता है उसमें पुरुष भी होता है, महिला भी होती है। अब शायद ऐसा कोई काम ही ना हो जो स्त्री नहीं कर सकती है, तो उसमें एक तो है कि न्यूनतम वेतन मिलने का प्रावधान दिया गया है। कई लोग होते हैं, ठेकेदार वगैरह होते हैं, वो न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं। एक तो उसका अधिकार है, वेतन या न्यूनतम मजदूरी। हाँ, मजदूरी हुआ, दोनों हाँ, दोनों हुआ, न्यूनतम वेतन या नौकरी, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी हुआ। तो जो डेली वेजर्स है उनका मजदूरी हो गया। तो वो जो मिनिमम वेजेस है वो उसके लिए उसका अधिकार है, वो मिनिमम बराबर वेजेस मिले, जितना पुरुष को हाँ, मिलेगा वो उतना ही तो है। नेक्स्ट ये हम बता रहे थे कि पुरुष के जितना ही उसका भी है, उसको भी उतना ही मजदूरी मिलना है जितना ही पुरुष को मिलना है। तीसरा है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि गर्भावस्था में जब कोई लेडी होती है तो उसको निकाल दिया जाता है, या उसको इस तरह से काइंड ऑफ प्रताड़ित किया जाता है कि वो काम छोड़ दे। तो ये हमारे कानून में है, कई अधिनियम भी हैं इसमें कि वो उनको ऐसे आप निकाल नहीं सकते हैं। उनको पूरे वेतन के संग आपको 12 हफ्ते तक आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं, उनको छुट्टी आपको देनी होगी, और उसमें वो अपने उनको पूरा उनको जैसे भारी काम नहीं कराना होगा। बहुत लंबे समय तक आप उसको खड़ा करके नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान हैं। कुछ राज्य में, कुछ में तो पुरुष, कुछ निजी जो काम होते हैं उसमें जो महिला के हस्बैंड होते हैं उनको भी छुट्टी दी जाती है ताकि वो अपने पत्नी और बच्चे का ख्याल रख सके। तो ये सब जानकारी अगर हम महिलाओं को होगी कि हमें गर्भावस्था में नहीं निकाला जा सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे भी सिचुएशन होते हैं कि प्रसूति के समय महिला का डेथ हो जाए, तो उसमें भी प्रावधान है कि महिला के फैमिली को, क्योंकि उसने बच्चे को डिलीवर कर दिया और उसके बाद उसकी अचानक मौत हो गई, तो उसमें भी उसको 12 हफ्ते तक का प्रावधान है कि उसे वेतन मिलेगा। और ये जो 12 हफ्ते का है वो चाहे तो पहले भी ले सकती है, बच्चे के जन्म के पहले भी, कुछ अगर उसकी ठीक नहीं रह रही है तो वो छुट्टी ले सकती है, या वो उसके बाद भी ले सकती है। तो ये सब प्रावधान हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। प्लस फैक्ट्रीज एक्ट में है कि महिलाओं के लिए शौचालय अलग से होना चाहिए। प्लस उनको सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनसे काम नहीं लिया जा सकता है। उनको 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता है उनसे, ये फैक्ट्रीज एक्ट में, अधिनियम में है। प्लस उनसे भारी काम या मशीन से रिलेटेड, चलती हुई मशीन में काम नहीं कराया जा सकता है। और अगर 30 से ज़्यादा महिलाएं अगर कोई फैक्ट्री में हैं तो वहाँ क्रेशे होने का या उनके बच्चों का देखभाल करने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो निश्चिंत दिमाग से, निश्चिंत होकर अपना काम कर सके और हेल्प, तो सबको सब तरीक़ा का हेल्प मिल सके। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए ये एक्स्ट्रा खास प्रावधान बनाए गए हैं। जी, ये जो कामकाजी महिलाओं के बारे में बता रही हैं, तो एक तो फैक्ट्री एक्ट में जो कारखाना अधिनियम है उसमें आ गई महिलाएं, और एक गैर कारखाना जो दूसरे काम कर रही है उसमें, जैसे मनरेगा वगैरह है या सामान्य काम कर रही है। तो मनरेगा तो गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट ने अपने प्रावधान कर रखे हैं कि मनरेगा में जो भी महिला काम कर रही है उसके लिए बच्चे के देखभाल के लिए, उसके पानी की व्यवस्था, उसको दूध पिलाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। शेड होना चाहिए ताकि वहाँ पर वो जा कर के आराम कर सकें और वो कर सकें। लेकिन यहाँ है मामला कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ की बड़े पैमाने पर काम होता है, जैसे कि रियल एस्टेट में अगर देखिए तो बड़े पैमाने पर महिलाएं काम करती हैं। रियल एस्टेट में भी उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए? एक दूसरे की घरेलू कामकाज के लिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरेलू कामकाज, तो उनको क्या प्रावधान, उनके लिए क्या प्रावधान है कामकाजी महिलाओं के लिए अलग से? घरेलू कामकाज वाली जो महिलाएं हैं उनको, उनका कोई फिक्स्ड वेजेस तो शायद मेरे ख्याल से कोई कानून के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर इन लोग एक संगठन में करें और अपने लिए कोई न्यूनतम मतलब वेजेस का प्रावधान करे, या एक तरह का रजिस्ट्रेशन भी होता है कई बड़े शहरों में, तो मैंने देखा है कि जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए आती हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनको उसी संस्था के द्वारा सब जगह भेजा जाता है। तो अगर इसको भी थोड़ा जैसे हम लोग एक संगठन टाइप बना के उसको एक
यूनियन के जैसे अगर उन लोग करें तो उनके फ़ायदे के लिए होगा। नहीं, हम कह रहे हैं कि प्राइवेट संस्थान में तो वो सारे प्रावधान उन पर लागू होते हैं ना जो उनको गर्भावस्था के दौरान मिलना चाहिए, जी मैटरनिटी जी बेनिफिट जी वगैरह, वो जी सारे जी जी वहाँ जी वहाँ भी वो वैसे सरकारी गैर सरकारी रियल एस्टेट जो है, जी रियल एस्टेट में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, उनके खाने के टाइमिंग की बिल्कुल तो व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए, उनको बिल्कुल होनी छुट्टियों के तो चाहिए। वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम जानना चाह रहे थे आपसे ये ना। थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लोग के लिए अलग से अधिनियम वगैरह बना हुआ है, हाँ, हाँ। तो उसमें भी प्रावधान है नहीं, कि लेबर महिलाओं के इंस्पेक्टर लिए। वगैरह, लेबर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारी ये बनती है ना, जा करके देखें कि कहाँ जी पर जी रियल लेबर एस्टेट। इंस्पेक्टर का, और उन वो शिकायत कर सकती हैं लेबर इंस्पेक्टर के पास अगर उनको ये सुविधाएं नहीं मिली हैं, और एकजुट होकर उन लोग कंप्लेन कर सकती हैं। और कृषि वगैरह का और बच्चों, अपने छोटे बच्चों का अगर उसी जगह पर कुछ प्रावधान हो जाए तो उनके उनके लिए भी सहूलियत हो जाए। दूध पिलाना है, बाकी बच्चों का देखभाल दिन भर का करना है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों के कारण महिलाएं पूरा समय नहीं दे पाती हैं काम में, या उनका मानसिक दबाव रहता है, बच्चों के प्रति चिंतित रहती हैं। तो अगर बच्चे उनके पास ही रहेंगे, कृषि में रहेंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ को लेकर। आप थोड़ा सा एलोबोरेट करें, गर्भावस्था के दौरान उनको जो छुट्टियां मिलनी हैं और जो सारी सुविधाएं मिलनी हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो मैटरनिटी बेनिफिट का है कि गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग में काम करते वहाँ है, कारखानों में भी जो अच्छे कारखाने हैं वहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन आमतौर पर ये व्यवस्था नहीं है। तो उनको अगर क्लेम करना है कि हमको चाहिए, एक तो है क्लेम करने में खतरा ये रहता है कि नौकरी से निकाल देगा, काम से हटा देगा, तो वैसी स्थिति में कंपनसेशन और आगे लड़ाई लड़ने के लिए सुविधा, ये कैसे उनके लिए व्यवस्था हो सकती है? देखिए, इसमें एक तो वो लेबर इंस्पेक्टर से कंप्लेन कर सकती हैं, अपने आसपास जो इस सब एकजुट होकर आप बात कर सकती हैं जो वहाँ जो मालिक हैं उनसे। और प्रावधान है कि उनको नहीं निकाला जा सकता है, अगर निकाला जाता है तो वह दोषी करार होते हैं, उनके ऊपर सज़ा भी होते हैं ऐसे मालिक पर जो गर्भावस्था में कोई सोचिए कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करके उनको निकाल दिया जाता है, या उनको बस निकाल दिया जाता है काम से, तो वो नहीं किया जा सकता है। हमारे कानून में ये है कि ऐसा प्रावधान है कि ये गलत है, ये अपराध है, और ऐसे जो करते हैं वो दोषी हैं। तो अगर वो आवाज़ उठाएं वो महिलाएं उस जगह पर, तो नहीं, एक तो है ना कि सामान्यतया गर्भ धारण करने के बाद उनको सूचित करना होगा कि हमको ये जी, वो तो रिटर्न में उनको देना चाहिए कि हम ऐसा हम गर्भावस्था में है और ये मेरा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, तो ये तो उनको नोटिस देना चाहिए। उस नोटिस मिलने के बाद अपने शारीरिक स्थिति को देखते हुए जो छुट्टियां हैं मैटरनिटी की, उस छुट्टी में कितना पहले कितना बाद में वो इस पर तय कर सकती है, या मिनिमम कुछ है कि इतना छुट्टी आपको पहले लेना पड़ेगा और इतना बाद में लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। उनको 12 हफ्ते का है कि 12 हफ्ते तक उनको छुट्टी मिल सकती है पूरे वेतन के साथ। वो चाहे तो जन्म के पहले ले सकती हैं कुछ समय, कुछ बाद ले सकती हैं, और अगर उनकी शारीरिक स्थिति ठीक रही गर्भ जन्म देने के समय तक, तो वो सारी छुट्टी बाद में भी ले सकती हैं ताकि बच्चे का इस बीच में उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में कोई प्रावधान है क्या? हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए है कुछ, एक अमाउंट है जो कि डॉक्टरी सलाह के लिए, चिकित्सा के लिए उनको दिया जाता है। मैंने ये जो जहाँ काम कर जो नियोक्ता है उसकी ड्यूटी बनती है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, राइट, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जी। और मैटरनिटी बेनिफिट के अलावा भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी सुविधा का ख्याल रखें, वो सारी सुविधाएं दें। जी जी। अब ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण में महिलाओं से संबंधित अधिकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डीएलएस से झालसा, नालसा या नीचे के लेवल पीएलवीज, इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या योगदान है, क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, झालसा में कई ऐसे हम लोगों ने स्कीम्स शुरू किए हैं, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सिंगल विमेन के लिए हैं, जो अकेली औरत है, और कुछ विधवा औरतें हैं जिनके पति का डेथ हो गया है, तो ये थोड़ा बेसहारा महसूस करती हैं। अपने यहाँ जो सबसे दिक्कत है झारखंड में, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की बहुत कमी है जी। रांची में एक आध दो है, लेकिन वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। एक तो वो व्यवस्था होनी चाहिए कामकाजी महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल वगैरह की, वर्किंग वुमेन हॉस्टल होने का प्रावधान होना चाहिए। कुछ ऐसा घर वगैरह अस्थायी रूप से होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकें, और बाकी समाज के लोगों से मतलब अगर वो घर में प्रताड़ित हो रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं, तो उनके लिए कोई शेल्टर भी होना चाहिए जहाँ जाकर उनको रखा जा सके। शेल्टर होम्स होना चाहिए, विमेन के लिए अलग से शेल्टर होम्स होना चाहिए। तो ये सब के लिए झालसा प्रयत्नशील है और काफ़ी इसमें हम लोग काम कर रहे हैं,
और हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स है। शक्ति करके हमारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो सिंगल विमेन के लिए है और विडोज़ के लिए है, जो विधवा औरतें हैं उनके लिए है, कि उनको हर तरह का अपलिफ्टमेंट मिल सके, उनका मनोबल भी बढ़ाया जा सकता है, उनको सशक्त किया जा सकता है कि वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपना ख्याल खुद रख सकें, उन्हें किसी पुरुष की ज़रूरत ना हो और उन्हें हर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब तरह की का सुविधा मिल सके। एकल महिलाओं के संगठन जो हैं, उनके जो बताए गए मामले हैं वो है कि उनका राशन कार्ड तक नहीं बन पाता है, इसलिए एकल होने के कारण, और एकल जो है उसमें मैक्सिमम वो हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। जी जी। तो राशन कार्ड नहीं मिलने से न पेंशन मिला, उसमें विडोज भी हैं जी, उसमें परित्यक्ता भी हैं जी, उसमें वो क्या नाम है जिन्होंने शादी नहीं की वो हैं जी। तो उनको क्या करना चाहिए? उस लाइंस में भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और ये जो हमारा आत्मनिर्भरता करके एक हमारा प्रोजेक्ट है, वो इसी लाइंस में हम लोग प्रयत्नशील हैं कि ये ध्यान हम लोग सबको है कि ये सिंगल विमेन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके पेंशन के लिए, उनकी बाकी सुविधाओं के लिए हम लोग इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी महिलाएं हैं तो वो अपने DLSA से संपर्क कर सकती हैं और झालसा के इन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको डायरेक्ट वहाँ से इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकता है और वो लोग को अवेयरनेस हो जाएगा तो वो आगे बढ़ सकती हैं। कानून की बात में आज हमने आपके साथ चर्चा की। आप अपने आसपास में, मोहल्ले में, पंचायत में, गांव में पता करिए कि PLV कहाँ है। पंचायतों में जहाँ पंचायत भवन है वहाँ पर लीगल क्लिनिक चलता है, वहाँ पता करिए और वहाँ पता करके आप अपनी समस्याओं का समाधान उनसे भी बहुत हद तक करवा सकते हैं, वो एक माध्यम हो सकती हैं। आप यहाँ आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कानून की बात में आज बस इतना ही। थैंक यू।